टाइमिंग के बारे में आपसे चर्चा कर लूं, क्योंकि हमारा आज पहला इंटरेक्शन है आपके साथ। तो जितने हमारे बच्चे हैं, हाँ सर इंग्लिश बहुत कमजोर है, ध्यान देना। जितने बच्चों का आज रिप्लाई कर रहे हो, जो आप कमेंट कर रहे हो कि सर मेरा इंग्लिश बहुत खराब है, बहुत कमजोर है, जीवन में पहली बार भी अंग्रेजी पढ़ रहे होगे ना, तो क्लास समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। अंग्रेजी में आपको एक इसेंस दूंगा, अंग्रेजी में आपको मैं वो चीज दूंगा जिससे आपका मन बढ़ने लगे, आपका मन करने लगे पढ़ने का। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, कि इंग्लिश पढ़ने का मन ही नहीं करता है, इंग्लिश पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं होता है। तो आज से आपको इंग्लिश पढ़ने का मन करेगा, वोकैबुलरी भी होगा, सब कुछ होगा। बस देखते वही चीज आज मैं सारी चीजें बताने के लिए ही तो आया हूं। आज हम उन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। आज हमारी क्लास थोड़ी सी लंबी जाएगी, तो उसके बारे में आप बेफिक्र रहें। चलिए हाँ जी, स्टार्ट करेंगे इसको। तो जितने सारे बच्चे हैं, सारे हमारे स्टूडेंट जो भी हैं, जो भी हमारे आने वाले समय के जो इंस्पेक्टर हैं, बड़े बड़े मंत्रालय में बहुत जो ऑफिसर्स हैं, सारे ऑफिसर्स लगभग ही हैं। सर इंग्लिश मैथ से इंग्लिश से डर लगता है, इससे डर लगता है, सर इंग्लिश से मेरी दुश्मनी है, इंग्लिश कभी आता ही नहीं, मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा हूं, हिंदी मीडियम का हूं, कैसे अंग्रेजी आएगा। बस देखते जाओ। जितने लड़के कमेंट कर रहे हैं आज भर बने रहना, खास करके मैं उनकी बात कर रहे हैं। हाँ पीके सर आप पढ़ाएंगे। जितने बच्चे हमारे कमेंट कर रहे हैं कि सर इंग्लिश से डर लगता है, लास्ट में आपका साथ चाहूंगा, लास्ट में पूछूंगा, पूरी क्लास को डिटेल से देखना कि इंग्लिश कैसे समझ में आता है। अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं सारी चीजें समझना चाहूं, तो एक बात बताओ कि आपने बचपन से स्ट्रक्चर पढ़ा है, स्ट्रक्चर पढ़ा है। स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा है आपने, कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है। इसी को कहते हैं इंग्लिश का स्ट्रक्चर। क्लियर। अगर मैं पूछूं कि ये बताओ कौन सा टेंस है, अगर मैं पूछूं कि बताओ कौन सा टेंस है, क्योंकि हम देखो शुरुआत करेंगे किसी ना किसी चीज से, मैं सारी चीजें बताऊंगा कि ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। इसी पे पूरी क्लास होगी, पूरी की पूरी क्लास इस पे चलेगी। क्लियर। अब यहां पर ये पूरा स्ट्रक्चर है, यानी कि अगर मैं पूछूं कौन सा टेंस है, तो बहुत सारे बच्चे बता देंगे सर ये टेंस है, वो टेंस है, ऐसा है वैसा है, सारी चीजें बता देंगे। क्लियर। सिंपल टेंस बता रहे हैं, कुछ का कहना है सिंपल है, कुछ का प्रेजेंट है। इसको याद रखना, इन सारी चीजों को याद रखना कि कैसे इसको समझेंगे। ध्यान से देखना। अगर आपको टेंस पता करना है, अगर आपको टेंस पता करना है, तो यह पता करना पड़ेगा कि ये टेंस है, तो फिर इसका वर्ब क्या है। इसका मतलब मैं ये अगर एक भाषा में लिखना चाहूं, तो टेंस का मतलब होता है क्या, तो टेंस बराबर होता है वर्ब, और वर्ब बराबर होता है टेंस, यानी वर्ब बराबर टेंस, टेंस बराबर वर्ब। सारी चीजें मैं बताऊंगा, आपका सिलेबस क्या है। पहले मैं छोटी चीजों से शुरुआत करना चाहता हूं। अब एक बात जरा बताओ कि टेंस को वर्ब कहते हैं और वर्ब को टेंस कहते हैं, इतना चीज मान लो। अब लगेगा कि सर कैसे मान ले, कैसे हम मान ले कि टेंस को वर्ब, हमने टेंस अलग पढ़ा है, वर्ब अलग पढ़ा है, सारी चीजें हमने अलग अलग पढ़ रखी हैं, तो कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा टेंस है, किस टेंस को हम कौन सा टेंस कहेंगे, किसको हम कौन सा वर्ब कहेंगे। ध्यान से समझो। मैंने पूछा कि वर्ब कितने टाइप के होते हैं, तो बोलोगे सर वर्ब टोटल 5 प्रकार के होते हैं। V1, V2, V3, V4 और V5। जितना सिखा रहा हूं बस थोड़ी देर के लिए समझ लेना। V1, V2, V3, V4 और V5। अगर V1 हो तो इसे प्रेजेंट कहना, प्रेजेंट कहना। अगर V2 हो तो इसे पास्ट कहना। अगर V3 हो तो इसे परफेक्ट कहना। अगर V4 हो तो इसे कॉन्टिन्यूअस कहना। अगर V5 है तो इसे भी प्रेजेंट कहना। साथ साथ लिखते जाओ ये सारी चीजें। जीवन में इन सारी चीजों के बाद पढ़ने के बाद जीवन में कभी टेंशन नहीं आने दूंगा। सर फर्स्ट टाइम आपका क्लास लाइव कर रहा हूं, बिल्कुल स्वागत है आपका, हार्दिक अभिनंदन है। चलिए ध्यान से समझना। यहां पर मैंने बोला V1 प्रेजेंट, V2 पास्ट, V3 परफेक्ट, V4 कॉन्टिन्यूअस और V5 प्रेजेंट। अब क्या है कि प्रॉब्लम ये आ गई कि सर यहां भी प्रेजेंट है और यहां भी प्रेजेंट है, तो किसे हम कहेंगे कि कौन कौन सा प्रेजेंट है, कौन कौन सा प्रेजेंट कहलाएगा। इसमें तो कंफ्यूज हो गए। मैंने बोला कि सर V1 लिखा, सर V1 को क्या कहेंगे, प्रेजेंट कहेंगे। चलो ये तो मान लिया V1 लिखा तो प्रेजेंट, लेकिन मैं पूछूं कि बताओ मैंने लिख दिया है प्रेजेंट, तो क्या बोलोगे, V1 बोलोगे कि V5।
अब कोई बोल रहा है कि सर V1 है, तो क्या काटूंगा? बोलोगे नहीं सर नहीं काट सकते। किसी ने बोला V5, काटूंगा? बिल्कुल नहीं कट सकता। इसका यह मतलब है कि V1 और V5 दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो ये वाला जो प्रेजेंट है इसे प्लूरल कहते हैं, इसे प्लूरल कहेंगे। ये वाला जो V5 है, इस V5 को हम क्या कहते हैं? तो सिंगुलर कहते हैं, इसे कहेंगे सिंगुलर। ये वाला प्लूरल और ये वाला सिंगुलर। क्लियर है? चलो अब एक बात जरा बताओ, एक जरा बात से मैं आपको वाकिफ कराना चाहता हूं, एक बात से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि अब टेंस का नाम पता करना है मुझे। मैं पूछूं कि मैंने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और पूछूं कि कौन सा टेंस, तो बोलोगे सर कोई टेंस नहीं है, ये तो कोई टेंस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्ब में कुछ पता ही नहीं चला। वर्ब कितने थे? V1, V2, V3, V4 और V5। अब यहां पे कोई वर्ब पे पावर नहीं है, V का पावर 1 नहीं है, V टू द पावर 2 नहीं है। इसे ऐसे ही बोलते हो ना कि V का पावर 1, V का पावर 2, तो V पे पावर है कोई? तो जब पावर नहीं है तो इसका पावर कैसे हो गया टेंस बनने का? तो टेंस बनने का पावर नहीं है। यानी ये मैं बोलूं कि अभी ये कौन सा टेंस है, तो बोलोगे सर कोई टेंस नहीं है, लेकिन मैंने लगा दिया 1। अब बताओ कौन सा टेंस? तो बोलोगे प्रेजेंट। V1 प्रेजेंट, यानी V1 क्या होता है? तो प्रेजेंट होता है। मैंने बोला V1 प्रेजेंट होता है। चलो अगर V1 हो या V5 हो, अब पूछो कौन सा टेंस? साथ साथ बोलते रहना, साथ साथ बोलना, सब के सब क्या हो गए? प्रेजेंट हो गए। ये वाला प्लूरल वाला और ये वाला सिंगुलर वाला। फिर से मैं पूछा कि यहां पर देखो मैंने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, अब पूछू कौन सा टेंस? कोई टेंस नहीं, ये कोई टेंस नहीं है। अगर 1 लिखूंगा यानी V का पावर 1 किया प्रेजेंट, V का पावर 5 किया प्रेजेंट, लेकिन V का पावर कर दिया 2, यानी V का मैंने वर्ब का फॉर्म लिख दिया दूसरा वाला फॉर्म। अब पूछू कौन सा टेंस? तो बोलोगे सर इस V2 को तो हम पास्ट कहते हैं। तो कौन सा पास्ट? तो सिंपल पास्ट। कोई पास्ट दिखा? हाँ बिल्कुल पास्ट टेंस। क्लियर है? बहुत आसानी से सारी चीजें देखो समझ में कैसी आती हैं। यहां मैंने बोला कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, पूछू कौन सा टेंस? नहीं पता। 1 लिखा प्रेजेंट, 2 लिखा पास्ट, लेकिन ऐसा ना लिख के मैंने लिख दिया 3। मैंने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। अब पूछू कौन सा टेंस? तो देख लो, देख लो यहां पर V3 क्या होता है? परफेक्ट होता है। यानी V3 का मतलब क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। इस V3 को क्या कहेंगे? परफेक्ट कहेंगे। अब एक बात जरा बताओ, आपने V3 को परफेक्ट कह दिया, तो मैंने लिखा यहां पर V3, मैंने लिखा V3, इसका मतलब क्या है? ये परफेक्ट है, लेकिन ये नहीं पता कि प्रेजेंट का परफेक्ट है कि पास्ट का परफेक्ट है, नहीं पता चला। अब मैं कुछ सारी चीजें मैं आपको, देखो ये जो टॉपिक है ये लंबा टॉपिक है, ये डिटेल से मैं इसको पढ़ाऊंगा। सर मुझे इंग्लिश नहीं आता, देखो आता है कैसे। इंग्लिश खुद चल के आपके पास आएगा कि मैं आपका गुलाम बनने के लिए तैयार हूं। क्या मुझे आप अपना गुलाम बनाने के लिए तैयार हो? तो अगर तैयार रहोगे पकड़ लो, गुलाम बना लो अपने पास। देखो V3 मैंने क्या लिखा? परफेक्ट हो गया, यानी V3 का मतलब परफेक्ट है। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे टर्म होते हैं, जैसे जब मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी बातें बताऊंगा कैसे क्या होता है। तो मैंने बोला यहां पर डू, डज और डीड, इसे कहते हैं वर्ब टू डू। अगर ये दिखे तो इसके बाद V1 आता है, यानी अगर डू डज डिड दिख गया तो हमेशा V1 आएगा। मैंने बोला कि आपको लिखना है हैज, हैव और हैड, अगर ये दिख जाए तो समझ लेना V3 ही आएगा। मैंने बोला इज, एम और आर, इज एम आर, वॉज वर, वॉज और वर, अगर ऐसा दिख गया तो V4 आएगा इसके साथ, यानी इसके साथ क्या आएगा? V4। अब एक बात बताओ, यहां पर है इज एम आर, यहां पर है हैज हैव और यहां पर है डू डज। इस टेरिटरी को कहते हैं प्रेजेंट।
और यहां पर डीड है, हैड है, वॉज और वर है, इस टेरिटरी को कहते हैं पास्ट। यही सिर्फ फर्क है, प्रेजेंट का और पास्ट का फर्क है। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है V3। अब V3 के पहले मैंने लगा दिया हैज, मैंने लगा दिया हैव, यानी हैज लगाया या हैव लगाया। अब बताओ इस हैज और हैव का मतलब क्या है, तो बोलोगे सर प्रेजेंट है, मैंने इसके पहले सब्जेक्ट और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया। आओ जरा देखा जाए, यानी कहने का यह मतलब है कि हैज और हैव क्या होता है, प्रेजेंट होता है। टेंस का नाम बताओ, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर मैं इस हैज हैव को हटा के इसकी जगह पर अगर लगा देता हैड, तो हैड किस में आता है, पास्ट में आता है। तो टेंस का नाम क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। एक एक बच्चे को समझ में आएगा, नोट्स सारी चीजों का नोट्स मिलेगा, सारी चीजों का, लेकिन साथ साथ में कुछ लिखा भी करो। मैं ये सारी बातें आखिरी में बताऊंगा कैसे पढ़ना है, पहले अप्रोच समझ लो, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसकी मदद से पढ़ना है, वो सारी बातें आपको बाद में मैं बता दूंगा। यानी ये कौन सा टेंस हो गया, तो ये पास्ट है, परफेक्ट है, टेंस हो गया। अब देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या पूछा आपसे, पूछा कि अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, कौन सा है टेंस, ये बोलोगे सर कोई टेंस नहीं। अगर मैंने 1 लगाया तो प्रेजेंट, 2 लगाया तो पास्ट, 3 लगाया तो परफेक्ट, लेकिन मैंने लगा दिया 4, V का पावर 4 कर दिया। तो एक बात बताओ V4 को क्या कहते हैं, तो V4 को कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। यानी V4 का मतलब क्या है, तो कॉन्टिन्यूअस है। अब एक बात बताओ कि यहां पर मैंने लिखा V4 कॉन्टिन्यूअस, अगर मैं यहां पर लिख दिया इज एम आर, तो इज एम आर क्या है, प्रेजेंट है। अभी बताया था V4 से पहले क्या आएगा, प्रेजेंट आएगा। यानी इज एम आर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इज एम आर को बोल दिए प्रेजेंट, और ये है कॉन्टिन्यूअस, या और आगे लगा दिया इसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके पहले सब्जेक्ट। टेंस का नाम क्या है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पूरा तैयार हुआ ना जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मेरे दिमाग में खुराफात आया, मैं इस इज एम आर को मिटा के और इसकी जगह पर लिख दिया वॉज वर, वॉज और वर लिख दिया। तो इस वॉज वर के लग जाने की वजह से इस टेंस का नाम क्या हो गया, तो वॉज वर का मतलब है पास्ट। क्या मीनिंग बना इसका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बताओ कि जितना कुछ समझाया, ये जो छोटी मोटी बातें बताई, अभी डिटेल है, अभी तो कुछ नहीं, ये समझते हो कि एक ये ट्रेलर भी नहीं कह पाऊंगा इसे, तो ट्रेलर भी नहीं है। इस तरीके को इंप्लीमेंट करना है। एक बात बताओ, जितना सिखाया, जितना समझाया, समझ में आया कि नहीं आया, सब बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। हाँ, विल बी, सेल बी, सारी बातें बताऊंगा, सब कुछ। यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया तैयारी। ऐसे ही सारी बातें समझनी है, शाबाश। हाँ बिल्कुल। अब इसको उल्टा भी अगर चलना हो, अगर उल्टा भी चलना हो, मान के चलो किसी ने पूछ दिया, बिल्कुल। अब देखो एक और सेंटेंस, एक और लड़का पूछा सर और थोड़ा सा बता दीजिए, मजा आ रहा है समझने में। देखो और बता देता हूं, मैंने लिखा यहां पर, मैंने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। पूछू कौन सा टेंस, नहीं पता, कोई भी टेंस नहीं है, लेकिन V का पावर 4 किया तो कॉन्टिन्यूअस, क्लियर। लेकिन अगर मुझे ऐसा करना हो कि सब्जेक्ट के बाद यहां वर्ब लिखा, वर्ब का पावर 3 कर दिया, यानी क्या कह दिया कि इस V3 का मतलब क्या है, तो बोलोगे सर परफेक्ट, परफेक्ट। इस V4 का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूअस। टेंस का नाम क्या हो गया, तो बोलोगे सर ये है परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्लियर है। अब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये नहीं पता कि प्रेजेंट का है कि पास्ट का है। बेटा बोल रहे हो ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अलर्ट रहना। मनीषा ने बोला है सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और भी बच्चे ने बोला है, हाँ बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट पास्ट का भी नहीं पता। अरे प्रेजेंट पास्ट का मतलब यह है कि क्या लगा होगा, लगा होगा खास करके 2 चीज आता है, लगा होगा हैज या हैव, लगा होगा इज
एम और आर। अगर ये लगा हो तब क्या बोलेंगे? प्रेजेंट। अगर लगा हो यहां हैज हैव की जगह लग जाए हैड, इज एम आर की जगह लग जाए वॉज और या फिर वर, तब जाके इसे क्या बोलेंगे? तब जाके इसे बोलेंगे पास्ट। अभी तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, यानी ये कहना है मुझे कि मैंने V4 लिखा कॉन्टिन्यूअस, V3 लिखा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर मैंने लगा दिया V3 से पहले लगाना है तो या तो हैज आएगा या हैव आएगा, उसके पहले सब्जेक्ट उसके बाद ऑब्जेक्ट। टेंस का अब नाम बताओ, तो टेंस का अब नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर इस हैज और हैव को हटा दूं, इस हैज हैव की जगह हैड लिख दिया, तो टेंस का नाम क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अब एक सवाल और आता है कि कभी भी दो वर्ब, ध्यान देना आज मैं पहली बार बोल रहा हूं और यह आजीवन सत्य होगा, हर जगह सत्य होगा कि दुनिया के कोई भी चीज, अंग्रेजी की दुनिया में दो चीजें एक साथ कभी नहीं आ सकती है। दो चीजें एक साथ आ ही नहीं सकती है। नाउन एक साथ नहीं आएगा, कभी भी नाउन एक साथ नहीं आएगा। हमेशा आप याद रखना कि कोई भी दो चीज एक साथ नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो दो वर्ब कैसे एक साथ आ सकते हैं? तो इस वर्ब को क्या करो कि हटाना पड़ेगा। हटाने का मतलब यह है कि यहां पर V3 है, अब V3 का एक वर्ब होता है, मैंने एक वर्ब लिखा बी, इस बी को कहते हैं V1। अगर इसको मुझे बनाना है V3 तो बीन को पहनाना पड़ेगा EN पहना दिए, V3 बन गया। इस बी को बनाना है V4, ING पहना दोगे, बन जाएगा V4। तो इसीलिए मैं अगर बोलूं, अगर मैं यहां पर एक बात बताऊं, मुझे V3 का इस्तेमाल करना है, सर लाइफ में पहली बार टेंस समझ में आया, अरे सारी चीजें समझ में आ जाएगा। उसे नहीं कहते हैं कि भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे, तो मिटाएंगे तुम्हारे सारे वहम धीरे धीरे, सारी चीजें धीरे धीरे, अंग्रेजी की दुनिया बसाएंगे तुम्हारा धीरे धीरे, तो सारी चीजें आ जाएंगी। अब इस V3 को मिटा के अगर मैं इसकी जगह पर लिख दिया गो वेंट गॉन, तो यहां पर जो गॉन लिखा हूं ये क्या है? तो V3 है सर, ये V3 है। मैं अगर पर कम केम कम लिखा, ईट एट ईटन लिख दिया, तो वो भी V3 है। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया? यहां पर मैंने लिख दिया बीन, तो बीन भी क्या है? V3 है। तो लड़का वही सदमे में आ गया था कि सर यहां पर तो बीन आता है, तो लो बीन तो क्या है? बीन V3 ही तो है, और क्या है? बीन V3 ही है। टेंशन फ्री रहो। अगर यहां पर पास्ट है, ये क्या है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर मैं इसकी जगह पर हैज कर दूं, हैव कर दूं, तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देख रहे हो अंग्रेजों ने कितना हमें बेवकूफ बनाया है, बचपन में कितना मार खाए हैं, टीचर ने कितना हमें लताड़ा है, कितना मारा है, किसके लिए? तुमको स्ट्रक्चर नहीं याद होता है। बताओ टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल बताओ। लड़का सोचेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होगा? ये होगा सर, याद भूल गए सर, चल कल सुना देंगे सर, सर प्लीज आज छोड़ दीजिए सर, कल सुना देंगे। लड़का डर से नहीं पढ़ता है कि याद नहीं होता है, अब अगले दिन पढ़ने नहीं जाएगा वो। सारी बातें, सर नाउन क्या होता है, सारी बातें बताऊंगा, पहले एक एक को समझ लो। इस क्लास को स्टार्ट करूंगा एकदम बेसिक से। अभी क्लास शुरू कहां किया हूं, ये शुरू हुआ है, ये तो बस दिखा रहा हूं कि समझने का तरीका आपका कैसे होगा। एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, देखते जाना इन सारी चीजों को। क्लियर? चलिए अब देखो, अब एक बात जरा बताओ, ये चीजें जो होती है इसे हम एक स्ट्रक्चर कहते हैं, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है। अब मैं, हाँ बिल्कुल, अब देखो मैं आपका क्लास जो है एकदम बेसिक, कितने बच्चे चाहते हैं कि इस क्लास को एकदम बेसिक से शुरू कर दिया जाए? कितने बच्चों? अब शुरू करता हूं इस क्लास को एकदम बेसिक से। वोकैब भी कराते रहो, बिल्कुल कराएंगे, दिखाना, आज वोकैब का जलवा दिखाऊंगा इस क्लास में। यस सर, यस सर। देखो एकदम बेसिक से, जीरो से हीरो तक बनाऊंगा, एडवांस तक लेके जाऊंगा, एकदम बेसिक से। बहुत सारे बच्चों कहना है सर एकदम बेसिक से चलना, एकदम बेसिक से चलेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एडवांस तक नहीं पहुंचेंगे। हाथ पकड़ लिया आपका, पहले आपको उठना सिखाऊंगा,
पहले आपको खड़ा करना सिखाऊंगा, हाथ पकड़ के, हाथ से उठाया आपको, उसके बाद चलना सिखाऊंगा, धीरे 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 रफ्तार बढ़ाऊंगा और उसके बाद दौड़ना सिखाऊंगा, और उस दौड़ने की जो रफ्तार होगी बहुत तेजी से निकलती चली जाएगी। देखो एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूं, एकदम बेसिक से। मैंने लिखा ए बी सी डी ई। अब बताओ इससे बेसिक हो सकता है? देख लो। अब इससे ये मत बोलना सर इससे बेसिक, चलिए इससे बेसिक क्या होगा? बोलो ए, लड़का बोलेगा ए, घर में बोलना, जोर जोर से बोलो, बोलेंगे सब आके, लड़का पागल हो गया है क्या? ये सीजीएल की तैयारी कर रहा है, ABCD पढ़ रहा है, ये ABCD E, लड़का बोलेगा ABCDE, Z तक बोल दिया, घर वाले बोले तुमसे नहीं होगा, ABCD पढ़ रहे हो। अब एक बात बताओ, ये इस ABCDE का मतलब होता है लेटर। ABCD का मतलब क्या हो गया? लेटर हो गया। ये पूरा का पूरा क्या है? लेटर है। अब इस AB बिल्कुल, चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल साउंड आ गया, आ गया, आवाज आ गया, आ गया, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। सर आवाज नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आवाज आएगा? नहीं कहते हैं कि नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है अगर याद रहे तो मेरी आवाज कैसे नहीं आएगी? अब देख लो, हाँ बिल्कुल आ गया होगा। चलिए, नाउ वी आर ऑडिबल सर, यू कैन प्रोसीड। ओके, अब देखो मैं क्या किया कि मैंने आपसे बोला था कि ए से लेके, अगर ए से लेके जेड तक लिखोगे तो उसमें लेटर आएगा, बी भी आएगा, ओ भी आएगा, वाई भी आएगा। ये तीन अलग अलग लेटर आएंगे। यहां पर बी आएगा, धीरे धीरे आगे देखोगे तो ओ भी आएगा, आएगा ना। अब मैं बोलूं कि इन लेटर को अरेंज करो, तो इन लेटर को क्या किया आपने? बोला कि ठीक है सर मैंने लिख दिया ओ वाई बी। बताओ कोई एक वर्ड बना, कोई एक शब्द बना? बोलोगे नहीं सर नहीं बना। मैंने बोला कोई बात नहीं, और देखो तो वाई ओ बी कर दिया, कोई शब्द बना? नहीं बनेगा। अब बोला कि सर अब क्या करे? तो आपने कर दिया बी वाई ओ कर दिया, शब्द बना? नहीं बना ना। लेकिन आपने लिखा बी ओ वाई तो ये शब्द बन गया। इसका मतलब होता है लड़का, बॉय। क्लियर? तो ये क्या हो गया? बॉय। अब एक बात जरा बताओ कि इसे कहते हैं लेटर। अब मैंने इन सारी चीजों को बना दिया एप्पल, मैंने लिख दिया बॉय, मैंने लिख दिया कैट, मैंने लिख दिया डॉग, मैंने लिख दिया एग। तो इन सारी की सारी चीजों को हम क्या कहेंगे? तो इन सारी चीजों को हम कहते हैं वर्ड। ये एक एक क्या कहलाएंगे? वर्ड कहलाएंगे। ये सब एक एक लेटर है, सभी को लेटर्स कहेंगे और इन सबको वर्ड्स कहेंगे। यानी लेटर से बड़ा क्या हो गया? तो लेटर से बड़ा हो गया वर्ड। यानी अगर मैं पूछूं, अगर मैं ये पूछूं कि बेटा, मैं सारी बात देखो बेसिक से आज एडवांस तक लेके जाऊंगा। आप सोच रहे हो ना कि सर बेसिक मुझे नहीं आता है, मुझे बेसिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत पड़ेगा। देखना बहुत सारी चीजों, अंग्रेजी में लड़का डर से बहुत सारी चीजें रट के बैठा हुआ है, सारे वहम निकालता हूं। यानी मैंने बोला लेटर को सही अरेंजमेंट कर दिए, वर्ड बन गया। इतना डिटेल थोड़े ना पढ़ाऊंगा, इतना बेसिक्स में ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन जाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जीवन में लड़के बोले पहली बार सर पढ़ रहे हैं, पहली बार जीवन में पढ़ रहे हैं। अब एक बात बताओ, लेटर से बड़ा वर्ड, वर्ड से बड़ा
क्लाउज होता है, क्लाउज कहते हैं इसे, जो क्लाउज होता है। अब एक बात बताओ, क्लाउज पे नहीं अभी जा रहा हूं, मैंने बोला कि यहां पर मैंने उठाया, देखो पहले उठाया लेटर को, पहले उठाया लेटर को और लेटर से बना दिया वर्ड, बन गया बॉय। फिर मैंने लिख दिया बॉय इज गुड, बॉय इज गुड, एप्पल इज गुड, यानी द बॉय इज गुड, द एप्पल इज गुड मैंने कर दिया। तो एक बात बताओ कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? बना किससे है? लेटर से। बना किससे है? वर्ड से। और ये क्या बन गया? तो इसे कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस इसे कहते हैं सेंटेंस। अब यहां पर समझ लो, अभी थोड़ी देर पहले जितना भी कुछ बताया, यहां पर था सब्जेक्ट, यहां था वर्ब, और इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये समझ में आया? यानी स्ट्रक्चर निकल के आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर बना। अब मैं ये पूछूं कि देखो मैंने लिखा यहां पर सब्जेक्ट, मैंने यहां पर लिखा वर्ब और मैंने यहां पर लिखा ऑब्जेक्ट। अब मैं बोलूं कि बताओ सब्जेक्ट पढ़ना है, लड़का आया मेरे पास और लड़का आगे क्या बोला, बिल्कुल हो जाएगा। प्री के पहले पहले आपका सिलेबस पूरा कराया जाएगा प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। अब समझ लो, लड़का आया मेरे पास और आगे क्या बोला कि सर मैंने जीवन में कभी अंग्रेजी देखा नहीं है, जीवन में कभी नहीं पढ़ा है, और जीवन में जब कभी नहीं पढ़ा है तो सर मुझे अंग्रेजी सिखा दीजिए। तो मैंने पूछा उससे कि बताओ लेटर आता है? बोला आता है सर, बचपन में पढ़ लिए थे हम, जो छोटी क्लास में थे तो पढ़ लिए थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई सब चीज पढ़ लिए थे। मैंने बोला बहुत बढ़िया। मैंने बोला वर्ड आता है? तो बोला सर वर्ड आता है थोड़ा बहुत, कहीं कहीं गलतियां हो जाती है, और इसी गलती को एग्जाम नाम देता है स्पेलिंग एरर। क्या देता है? स्पेलिंग एरर के नाम से स्पेलिंग एरर देता है। क्लाउज भी कराऊंगा, सब कराऊंगा, फ्रेज मैंने नाम ले लिया था ना, क्लाउज होगा क्या, सारी बातें बताऊंगा। अभी जैसे पढ़ रहा हूं, जैसे चल रहा हूं, बस चलने दो, कुछ लास्ट में खुद कमेंट करोगे कि सर समझ में आया नहीं आया। चलो स्पेलिंग एरर से मैंने बोला लेटर सीख लिए? तो बोला हाँ सर बचपन में सीख लिए थे। तो बोला ठीक है वर्ड सीखना पड़ेगा तुमको। तो बोला सर वर्ड भी आता है, थोड़ा बहुत पढ़ता हूं, गलती कहीं कहीं होती है, वहां गलती आप सिखा दीजिए। मैंने बोला बहुत बढ़िया वर्ड आता है। मैंने बोला कि सेंटेंस आता है? लड़का बोला सर यही तो सीखने आया हूं आपके पास, सेंटेंस मुझे नहीं आता है, सेंटेंस सिखा दीजिए। अब सिखाना है क्या उसे? सेंटेंस। समझ में आया? यानी मैंने बोला कि लेटर सीखना है, बोला आता है। मैंने बोला वर्ड सीखना है, आता है, कहीं कहीं गलती होती है। उसके बाद मैंने बोला कि सर सेंटेंस सीखना है। अब सेंटेंस सीखना है तो सेंटेंस को सीखने के लिए क्या आना चाहिए? तो सेंटेंस को सीखने के लिए सब्जेक्ट आना चाहिए। ये क्या है? एस, एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब और ओ फॉर ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी की दुनिया में इसके बाहर कुछ नहीं है, जो है सब इसी में है। ये लड़का बोला कि सर लेटर सीख लिया, वर्ड सीख लिया, सेंटेंस सिखा दीजिए। तो मैं फिर पूछूंगा ना कि सेंटेंस सीखने के लिए बताओ सब्जेक्ट आता है? बोलेगा नहीं आता है सर। वर्ब आता है? लड़का बोला नहीं आता है सर। ऑब्जेक्ट आता है? लड़का बोलेगा नहीं आता है सर। ना सब्जेक्ट आता है, ना वर्ब आता है, ना ऑब्जेक्ट आता है। तो मैं बोलूंगा ना कि आओ सब्जेक्ट सीखते हैं, सब्जेक्ट सीखते हैं, बोलना पड़ेगा। अब जितने बच्चे हमारे बोल रहे हैं मुझे पता है, देखो मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और छोटा सा ही एग्जांपल से इस क्लास की शुरुआत होगी। देखता हूं, मुझे पता है कि सब पढ़े लिखे लड़के हैं, यही बता देगा कि आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मैं लिखा, यहां पर मैंने लिखा रोहन, रोहन हटाओ राम को लिखो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, राम आम खाता है। मैंने लिखा राम ईट मैंगो, और मैंने लिखा राम ईट्स मैंगो। अब पूछू कि बताओ दोनों में से कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है? ए सही है या बी सही है? सर बी वाला सही है, सर दूसरा वाला सही है, सर बी सही है, बी सही है, बी सही है। 99% बच्चों का आंसर है सर बी होगा, सर बी सही होगा। बी को राइट कर दीजिए, बिल्कुल सही जवाब दिया है सारे बच्चों ने। बी वाला जो सेंटेंस है वो बिल्कुल राइट है,
कर दिया राइट। अब देख लो, अब यही है कि सर एडवांस पढ़ाइए, सर ये बताइए, सर वो बताइए, सारी चीजें मैं पता है ना कि लड़का मेहनत करता है किस चीज पे, लड़का पढ़ रहा है, रटे जा रहा है, रूल रट रहा है, रूल कुछ नहीं होता है। मैंने जितना भी पढ़ाया अभी आपको टेंस का जो इसेंस दिया उसमें रूल रटवाया। सर बोला कि सर दूसरा वाला सर सही है, यहां पर मैंगो बोला दूसरा वाला सही है, देखो सही कर दिया हूं कि नहीं, देखो सही है कि नहीं। आपका दिमाग जो था वो यहां से आगे बढ़ा ही नहीं, इसके आगे गया ही नहीं। अब समझो कि आपने सोचा राम है तो राम के हिसाब से इट नहीं इट्स लगेगा, राम के हिसाब से इट्स चाहिए, इसीलिए आपने इसको सही किया और इसको गलत कर दिया। बेटा गलत तो दोनों है। ये मेरा बेसिक पूछने का मकसद ये नहीं था कि आप सही करो या गलत करो, कोई बड़ा तूफान तो पूछा नहीं है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राम आम खाता है, वह घर जाता है, वह सोता है, वह पढ़ता है, ठीक है। अब यहां पर समझ लेना कि इसको गलती है सही है क्या है। आपने रूल पढ़ा होगा कि सर ये मैंगो क्या है, सबसे पहले यह समझना है सर ये मैंगो क्या है, सर ये राम क्या है, ये राम क्या है, इन सारी चीजों को देखना है एक एक को। अब यहां पर क्या है कि राम के बाद ईट आएगा, इट्स आएगा, ये तो कंसर्न ही नहीं है इसका। सबसे पहले यह समझना है ये मैंगो क्या है। ये मैंगो मैं पूछूं तो कौन सा, ये मैंगो एक नाउन है, और नाउन है तो कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन है जरा बताना इसको। ये मैंगो कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन कहेंगे इसे। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं कि सर ये कॉमन नाउन है, सर ये प्रॉपर नाउन है, सर ये मटीरियल नाउन है, सर ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अलग अलग आंसर निकल के आ रहे हैं। अब यहां से आपको एक चीज सीखना है, जिंदगी में कभी इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी पहचानने में, और पहचानना क्यों जरूरी है थोड़ी देर में पता चल जाएगा क्यों इसको सिखा रहा हूं। मैं अगर पूछूं कि यहां पर लिखा है मैंगो, तो मैंगो कौन सा नाउन, ये मैंगो नाउन है तो कौन सा नाउन है, इस मैंगो कौन सा नाउन कहेंगे। तो अब सीखना कि दुनिया में कोई भी चीज अगर समझ में ना आए, अगर दुनिया की सारी चीजें अगर देख रहे हो, उसे छू रहे हो, अगर समझ में ना आए तो बोल देना कॉमन नाउन। क्या बोलोगे, कॉमन नाउन। कुछ ना समझ में आए सीधा बोल दो कॉमन नाउन। कैसे, मैं बोलूं ये पेन कौन सा नाउन, बोलो बोलो, तुम्हारी आवाज है ना वो सीधा इस कानों में आती, इस दिल के जरिए आप बोलते हो, वहां से यहां सुनाई देता है मुझे। ये बताओ ये पेन कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। ये बोर्ड कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। ये कैमरा कॉमन नाउन। ये शर्ट कॉमन नाउन। ये माइक कॉमन नाउन। ये वॉच कॉमन नाउन। जिस पेन से लिख रहे हो पेन कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। जिस कॉपी पे लिख रहे हो, जिस नोटबुक पे लिख रहे हो कौन सा नाउन, तो कॉमन नाउन। जिस टेबल पर लिख रहे हो वो टेबल कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। जिस चेयर पे बैठे हो वो कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। ये जो टीवी है कॉमन नाउन। ये पंखा जो तुम्हारे ऊपर चल रहा है कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। यानी सारी चीजें लगभग क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि किसी चीज का जन्म ही होता है कॉमन में। अब मैं पूछूं बताओ ये पेन कौन सा नाउन, तो बोलोगे कॉमन नाउन। मैंने बोल दिया मैक्सअप का पेन। आपका पेन कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। मैंने बोल दिया एल्कोस का पेन, प्रॉपर नाउन। मैंने बोला ये बोर्ड कॉमन नाउन, मैक्सअप का बोर्ड प्रॉपर नाउन। मैंने बोला फैन कॉमन नाउन, उषा का फैन प्रॉपर नाउन। मैंने बोला कैमरा कॉमन नाउन, मैंने बोल दिया सोनी का कैमरा प्रॉपर नाउन। मैंने बोला टीवी कॉमन नाउन, वन प्लस का टीवी कॉमन नाउन। समझ में आया। मैंने बोला ये शर्ट कॉमन नाउन। मैंने बोल दिया इसका शर्ट, किसी का नाम इसका शर्ट है, स्पार्की का शर्ट है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। समझ में आया। यानी जो भी चीज देख लो ना समझ में आए तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। यानी अगर मैं पूछूं कि बताओ ये मैंगो कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। मैंगो कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। मैंने बोल दिया लंगड़ा मैंगो कौन सा नाउन, प्रॉपर। दशहरी मैंगो प्रॉपर। मलदहवा मैंगो प्रॉपर नाउन। अल्फांसो मैंगो प्रॉपर नाउन। कोई भी चीज कुछ ना समझ में आए, आप सीधा से ये देखो, जिस चेयर पे बैठे हो वो चेयर कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। आपने बोल दिया नील कमल का चेयर,
सुप्रीम का चेयर प्रॉपर नाउन। जिस कॉपी पे लिख रहे हो, जिस नोटबुक पे लिख रहे हो, वो नोटबुक कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। मैंने बोल दिया क्लासमेट, क्लासमेट की कॉपी है, प्रॉपर नाउन। तो वैसे ही यहां पर मैंगो कौन सा नाउन? तो मैंगो है कॉमन नाउन। अब यहां जब कॉमन नाउन पढ़ोगे, जब कॉमन नाउन पढ़ोगे तो इस कॉमन नाउन के रूल रेगुलेशन कुछ होंगे, कुछ रूल रेगुलेशन होगा। अब ये जो रूल रेगुलेशन है, जब तक इसके बारे में पहचान नहीं होगा तब तक रूल रेगुलेशन कैसे पता चलेगा? रेड मैंगो, येलो, कोई भी बेटा कुछ भी मैंगो बोलो, मैंगो क्या है? कॉमन नाउन है। बिल्कुल। हाँ, बचपन से बहुत मार खाए हैं सर, इसके लिए पहचानने में बहुत दिक्कत होता था। आज पहचान, मैं बोला ना आपसे कि आपके सारे वह मिटा दूंगा। मैंने बोल दिया वॉच, कॉमन नाउन। मैंने बोल दिया एमआई का वॉच, प्रॉपर नाउन। यही तो फर्क है, सिर्फ इतना। तो अगर ये मैंगो मैंने पहचान लिया कि कॉमन है, मेरी अगर पहचान हो गई कि कॉमन नाउन है, और अगर ये पता चल गया कि कॉमन नाउन है, तो इसके जो रूल्स होंगे, उस रूल्स में पहला जो रूल क्या कहता है? पहला रूल ये कहेगा कि कॉमन नाउन अगर क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है, यानी एक है, तो ये इसके साथ, इस सिंगुलर के साथ इसे इसका आर्टिकल चाहिए। क्या चाहिए इसे? इसका आर्टिकल चाहिए। यानी कि ये ठीक, ये सिंगुलर उस सिंगल की तरह है जिसे एक समय पर हमेशा क्या चाहिए? उसे उसकी बीवी चाहिए, आर्टिकल उसको चाहिए ही चाहिए। यानी सिंगुलर होगा तो उसे उसका आर्टिकल चाहिए। अगर इसको बिना आर्टिकल के साथ लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। यानी रूल क्या लिखवाया कि कॉमन नाउन सबसे पहले यह पहचानना है कि कॉमन नाउन है, पहचान लिया। उसके बाद देखना है सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब यह होता है कि मैंने लिखा बॉय, तो बॉय क्या है? सिंगुलर। मैंने कर दिया बॉयज, तो बॉयज क्या है? प्लूरल। यही सिंगुलर प्लूरल समझना है। तो इतना तो पता ही होगा, और मैं भी बताऊंगा आपको। तो यहां से यह पता चला कि यह सिंगुलर है, तो रूल लग जाएगा कि आर्टिकल चाहिए। अगर देखो यहां पर सेंटेंस क्या लिखा? राम ईट मैंगो और राम ईट्स मैंगो। सवाल यहां से तो था ही नहीं। अगर यहां पर मैंगो नहीं होता तब तो राम ईट नहीं राम ईट्स हो जाता। लेकिन लिखा है क्या? मैंगो। मैंगो क्या है? कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन है तो यह लिखना पड़ेगा राम ईट्स आ मैंगो। ऐसा लिखना सही होगा। जितना सिखाया, हाँ बिल्कुल। ए आर्टिकल का मतलब ए एंड द, कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो उसे क्या कहेंगे? राम ईट्स अ मैंगो। बिल्कुल सही जवाब सर। अगर प्रॉपर देखो बेटा, मैंने क्या बोला आपसे, आपको मैं सारा नाउन पढ़ाऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा कि प्रॉपर क्या होगा, कॉमन क्या। लेकिन ये समझो कि अब पहले आपको ये समझना है कि सर अगर कॉमन नाउन में लिखवा दिया कि सर कॉमन नाउन अगर है तो उसके साथ ये लगाओ, उसके साथ वो लगाओ, प्रॉपर नाउन है तो ये लगाओ, प्रॉपर नाउन है तो वो लगाओ, ये आपको लिखवा दूंगा। लेकिन जब उसको लिखवाऊंगा मैं, तो लिखवाने का तो रूल हो गया, लेकिन यही नहीं पता चल रहा है कौन कॉमन है कौन प्रॉपर है। मैंने लिखवा दिया कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, ये तो रूल है। लेकिन पहचानोगे कि राम एक प्रॉपर नाउन है, राम एक प्रॉपर नाउन है, तब तो प्रॉपर नाउन का जितना रूल रेगुलेशन लगाओगे इस पे। यानी अगर प्रॉपर नाउन है तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। तो जब तक नहीं पहचानोगे कि राम एक प्रॉपर नाउन है, तब तक कैसे पता चलेगा बेटा? ये टीयर 1 है, ये ध्यान देना। ये जो बैच है ये टीयर 1 के हिसाब से, टायर 1 के हिसाब से है, प्री के एग्जाम के डेडिकेटेड है, क्योंकि प्री का क्वालिफाई करने के बाद ही आपका मेंस होगा। चलो अब देखो, मैंने बोला कि अगर इस दुनिया में किसी का जन्म हुआ वो हो गया कॉमन में। मैं बोलूं कि किसी के घर एक लड़का मानी बॉय है, अब पूछूं कि बॉय है तो इस बॉय को कौन सा नाउन कहोगे? तो बॉय को कहोगे कौन सा नाउन? तो बॉय को कहोगे क्या? तो बोलोगे कॉमन नाउन। मैंने इसका नाम रख दिया, मैंने इसका नाम रख दिया रवि, तो रवि नाम रखने से क्या बन गया? ये प्रॉपर।
तो कॉमन में प्रॉपर में डिफरेंस समझ में आया होगा। यहां से नाउन की शुरुआत होती है, यहां से नाउन की शुरुआत होती है, लेकिन नाउन की शुरुआत तो हो गई। अब देखो, मैं अगर पूछूं कि मान के चलो लड़का नहीं, कोई लड़की है, कोई गर्ल है, किसी लड़की का जन्म हुआ। अब मैं पूछूं कि ये जन्म हुआ है कौन सा नाउन, तो बोलोगे सर कॉमन नाउन। इस लड़की का नाम रख दिया प्रिया, तो ये प्रिया कौन सी नाउन हो गई, प्रॉपर हो गई, कॉमन हो गया, प्रॉपर हो गया। अब एक बात जरा बताओ कि ये है प्रिया, दुनिया में किसी का जन्म होता है, कॉमन में नाम रखते हैं, प्रॉपर बनाते हैं। अब एक बात बताओ, इस प्रिया का जो जन्म हुआ होगा अकेले पैदा हुई, नहीं कहते हैं क्या लेकर आया तू क्या लेकर जाएगा, अकेले आया है तू अकेले जाएगा, क्रिया है। अब एक बात बताओ, यहां पर है प्रिया, अब मैं बोलूं जिस टाइम इसका जन्म हुआ होगा और भी लड़कियां होंगी, मान के चलो ऐसे ऐसे बहुत है, हेमा है, मालती है, सुनीता है, अनीता है, दिव्या है, अलग अलग नाम है, सभी के सभी ये है क्या, ये सारी की सारी लड़कियां हैं इसके साथ की, सभी का जन्म, जैसे मान के चलो कि ये एक गर्ल है, नाम है हेमा, तो क्या हो गई, प्रॉपर। मैंने बोला ये नाम लड़की है कोई, नाम रख दिया सुनीता, प्रॉपर, तो कॉमन प्रॉपर तो समझ में आ गया। लेकिन जो इनका ग्रुप होगा आगे चल के, जो एक ग्रुप बनेगा, और इसी ग्रुप को क्या कह दोगे, कलेक्टिव। क्या कहोगे, कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन कहेंगे, क्योंकि कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, कलेक्टिव का मतलब ध्यान से समझो, मैंने यहां पर किताबों में लिख देता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। इसमें जो शब्द लगा हुआ है, इसमें शब्द लगा हुआ है कलेक्ट, कलेक्ट, इस कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना, जमा करना। अब बताओ, ये कलेक्ट मतलब हो गया जमा करना, और ये क्या है, एक वर्ब है, क्या है, वर्ब है। वर्ब को समझते कैसे हैं, समझ, पीडीएफ सब मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, देखते चले जाओ। मैंने बोला कि कलेक्ट का मतलब हो गया जमा करना, एक वर्ब है, और अगर ये वर्ब है, ये कलेक्ट अगर एक वर्ब है तो कैसे पहचानेंगे, तो ध्यान देना, हिंदी में, जो हिंदी में जिस भी वर्ड के लास्ट में ना लगा हो, ना लगा हो, उसे क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। जैसे खेलना, कूदना, हंसना, गाना, खाना, पीना, सोना, नहाना, पढ़ना, लिखना, सब के सब क्या है, ना लगा हुआ है। यानी जिसके लास्ट में ना लगा रहेगा क्या कहोगे, वर्ब कहोगे। पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, हंसना, सोना, नहाना, सब क्या है, वर्ब है। अब लड़के के दिमाग में क्या बैठ गया कि सर जिसके लास्ट में ना लगा रहेगा उसे वर्ब कह देंगे। अब लड़का खोज प्रवृत्ति का है, क्रांतिकारी है, सब खोजेगा। सर आपने बोला था कि खाना, पीना, हंसना, गाना, खेलना, कूदना, नहाना, ये सब के सब ना लगा है तो वर्ब होगा। तो वर्ब जब वर्ब होगा तो फिर ठीक है सर, मेरे दिमाग में कुछ ख्याल है, करीना, कैटरीना, हसीना, चाइना, ये सब क्या वर्ब होगा, क्या ये वर्ब कहलाएगा? तो ये सब नाउन है। तो नाउन को छोड़ के जितना भी वर्ड बच जाए जिसके लास्ट में ना लगा हो उसे वर्ब कहेंगे। हाँ बिल्कुल, सब करूंगा, सिलेबस डिस्कशन सब करूंगा बेटा, बस साथ बने रहो, देखते चले जाओ। यानी कि ये ना है, वर्ब है। अब ध्यान से समझो, यहां पर ये है कलेक्ट। अब इस कलेक्ट में मैंने जोड़ दिया ION। इस ION की वजह से बन जाता है नाउन। यानी कि जिस इंग्लिश वर्ड में ION लगा होगा, हाँ कोरोना, यानी ION लगा होगा, नाउन कहलाएंगे। जैसे मैंने बोला रिजेक्ट, मना करना, तो रिजेक्ट रिजेक्शन। एक्सेप्ट जैसे मैंने बोला एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेशन। मैंने बोला डेमोन्स्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ये सब क्या है, नाउन है। मैं क्या किया कि मैंने बोला कि इस कलेक्ट के साथ आप लगा दो IVE। इस IVE लगाने से ये बन जाता है एडजेक्टिव। और इस IVE का मतलब होता है वाला या वाली, वाला या वाली, वाला वाली, सब बताऊंगा धीरे धीरे। देखो तो
पहली बार पढ़ रहे हो दिक्कत होगा। यानी कलेक्ट जमा करना, आई भी वाला वाले, इसका मीनिंग हो गया। अब एक बात बताओ, कुछ चीज डिस्कस कर रहा हूं, बताना जरा कि मैं लिखा कलेक्ट, बताओ कलेक्ट का मतलब क्या होता है? तो कलेक्ट का मतलब होता है सर जमा करना, कलेक्ट मतलब जमा करना। आई भी का मतलब वाला वाली, इस आई भी का मतलब वाला वाली, दोनों का मतलब क्या हो गया? जमा करने वाला, जमा करने वाली, कलेक्टिव जमा करने वाला, कलेक्टिव जमा करने वाली, ना वाले वर्ब है बिल्कुल। अब एक बात बताओ, कलेक्टिव जमा करने वाला, कलेक्टिव, अब जैसे मैं लगा दूं इसमें कलेक्टिव बॉय, तो इसका मतलब क्या हुआ? जमा करने वाला लड़का। मैंने लगा दिया कलेक्टिव गर्ल, जमा करने वाली लड़की, ये क्या हो गए? जमा करने वाला लड़का, जमा करने वाली लड़की। मैंने लगा दिया कलेक्टिव कमिटी, जमा करने वाली कमिटी। जैसे अभी मान के चलो, अभी चल रहा है दुर्गा पूजा का त्योहार, अब बहुत सारी जगह पंडाल लगाए जाते हैं। अब पंडाल जो लगाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर एक पूरा का पूरा होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। कुछ लोग होंगे पैसा रखेंगे, कुछ लोग होंगे सामान का व्यवस्था देखेंगे। तो जो पैसा रखने वाला डिपार्टमेंट होगा उसे क्या कहेंगे? पैसा जमा करने वाला। तो कलेक्टिव डिपार्टमेंट, जहां पर कलेक्शन इकट्ठा होता है। तो हाँ बिल्कुल। अब एक बात बताओ, अगर यहां पर कमिटी हटा के मैंने नाउन लगा दिया, तो इस नाउन का मतलब क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या हो गया? तो जमा करने वाला नाउन। मीनिंग यही हुआ ना, जमा करने वाला नाउन सब आएगा। हाँ, कलेक्टर होता है, हाँ बिल्कुल, ऐसे ही बनते हैं सारे। अब देखो यहां पर क्या बन गया? कलेक्टिव नाउन, यानी जमा करने वाला होगा। अब बताओ, जमा नहीं है, एक से ज्यादा नहीं है, तो इनका एक ग्रुप होगा और ग्रुप का एक नाम होगा, ग्रुप का एक नाम होगा। और इसी ग्रुप को क्या कहेंगे? तो इसी ग्रुप को सिर्फ ग्रुप नहीं कहेंगे। जैसे आपको बोलना है कि कलम का ग्रुप, तो ये मत बोल दो, ये मत बोल दो कि ग्रुप ऑफ पेन्स, ये मत बोल दो चाबियों का ग्रुप, तो ग्रुप का नाम क्या बोल दोगे? चाबियों का ग्रुप का, तो ग्रुप ऑफ कीज नहीं। इसी बार अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ और इसमें क्वेश्चन पूछा एक बार, अभी 2020 की 21 की बात है, मेंस में, सीजीएल के मेंस में क्वेश्चन क्या पूछा? अ डॉट 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 ऑफ लॉयंस। मेंस का क्वेश्चन है ये, सीजीएल मेंस क्वेश्चन पूछा है, अ डॉट 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 ऑफ लॉयंस, यानी इस लॉयंस के ग्रुप को क्या कहते हैं? तो नहीं लिख दोगे कि अ ग्रुप ऑफ लॉयंस, नहीं कहोगे, क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल, रवि का सही है आंसर, प्राइड कहते हैं, अ प्राइड ऑफ लॉयंस। ये क्वेश्चन पूछा था सीजीएल के मेंस में, ग्रुप नहीं। वैसे ही जो ये है, मान के चलो ये इतनी सारी लड़कियां हैं, तो इन पापा की परियों के समूह को कहा जाता है बेवी। बेबी नहीं, बेवी, बीई भी वाई, यानी बेवी। तो क्या लिखोगे? आ बेवी ऑफ गर्ल्स, यानी बेवी ऑफ गर्ल्स, पापा की परियों का समूह। क्लियर है? इन्हें कहेंगे पापा की परियों का समूह, ये है बेवी ऑफ गर्ल्स। अब क्या है कि यहां से आपको तीन चीजों के बारे में समझ में आया। जैसे आप ये समझ के चलो कि आप जैसे गए किसी दुकान पे, और दुकान पे जाने के बाद क्या बोला कि भैया एक पेन देना, एक कलम देना। तो वो पूछेगा कि कलम कौन सा कलम? आपने बोला लाल पीला हरा कोई भी कलम दे दो। बोला किसका कलम? आपने बोला पेन, तो पेन क्या हो गया? कॉमन। आपने बोला कि एल्कोस का पेन देना, तो एल्कोस का पेन आपने बोला, एल्कोस का पेन देना, तो एल्कोस का पेन अगर आपने बोला तो ये बन गया प्रॉपर। लेकिन आपने बोल दिया भैया एक बंडल एल्कोस के पेन का देना,
तो आपने एक बंडल बोला तो इसका मतलब ग्रुप मांगा, वहां से एक से ज्यादा मांगा तो एक से ज्यादा मांगने को क्या बोल दिया, कलेक्टिव। तीन चीज तैयार हो गया, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव। कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव। हाँ बिल्कुल। चलिए, तो ये तीन चीज आपका है जो तैयार हो गया। अब एक बात जरा बताओ, नाउ आप क्या पढ़ने आए थे, तो आप पढ़ने आए थे इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ने आए थे। बोला कि सर आपसे हम चाहते हैं, जीवन में कभी अंग्रेजी समझ में नहीं आया, अंग्रेजी धोखा देती चली आ गई हमको, अंग्रेजी से हम बाहर रहना चाहते थे, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है तो इंग्लिश हमें समझना है। अभी चलेगा बेटा ये क्लास, आज जो जीएस की क्लास नहीं होगी, जनरल साइंस की क्लास नहीं होगी, आज इसको खींचेंगे वहां तक। चलो देखते जाओ, एक सेशन ले लिया ना इसका। अब समझो, मैंने लिखा इंग्लिश पढ़ना है, तो मैंने क्या पूछा आपसे कि बताओ लेटर आता है, बोला आता है सर। मैंने बोला वर्ड आता है सर। फिर मैंने बोला सेंटेंस आता है, तो बोला नहीं आता है सर। यही तो सीखने आपके पास आए थे, यही तो सीखने आपके पास आए थे हम। बताऊंगा अभी, सारी बातें बताऊंगा। देखो अभी कोई भी प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव समाप्त नहीं हुआ है। अभी तो ये समझना है, जैसे कोई अगर ये पूछ दे कि सर आप हमें बताइए कि अंग्रेजी सीखने के लिए नाउन ही क्यों जरूरत है, हम नाउन नहीं सीखे बिना अंग्रेजी क्यों नहीं सीख सकते हैं, अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। अगर हम नाउन को अपने सिलेबस से डिलीट मार दें तो क्या हम अंग्रेजी सीख पाएंगे, उसको बताते हैं, समझना इसको। अगर मैंने बोला सेंटेंस सीखने के लिए, तो सेंटेंस सीखने के लिए होगा सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब बताओ कि आपने यहां क्या सीखा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब सीखना है सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्लियर। ये मैं आपको बताऊंगा कल की क्लास में, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का एक एक करके, सब्जेक्ट क्यों सीखना है, वर्ब क्यों सीखना है और ऑब्जेक्ट। अब समझते हैं जो सिलेबस है आपका, उस सिलेबस को हम पढ़ लो। नहीं अभी नहीं छुट्टी होगा, अभी तो आधा घंटा और क्लास चलेगा, देखते जाओ। अभी तो एक चीज सिखाया हूं मैंने आपको, क्या बोला कि आपका जो सिलेबस है वो तीन भाग में बटा है। एक है आपका वो कैब, दूसरा है आपका दूसरा है आपका ग्रामर, तीसरा है आपका जिसे कहते हैं नॉन ग्रामर। सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्लियर। अब एक बात बताओ, यहां पर वो कैब है, यहां पर ग्रामर है और यहां पर नॉन ग्रामर है। क्लियर। अब यहां यह समझना है कि वो कैब में क्या क्या चीजों को पढ़ना जरूरी है, तो ध्यान देना सिनोनिम्स, यहां पर ध्यान दो एंटोनिम्स, यहां पर ध्यान दो ईडियम्स, यहां पर ध्यान दो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहां पर ध्यान दो स्पेलिंग एरर। सबसे एक एक क्वेश्चन आता है, एक या दो स्पेलिंग से आएगा। फ्रेजल वर्ब, ग्रामर की अगर हम बात करें, हाँ प्रैक्टिस भी कराऊंगा, हर सैटरडे को आपकी प्रैक्टिस क्लास होगी, पूरा का पूरा प्रैक्टिस चलेगा। यहां पर ध्यान दो, अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में आता है आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। क्लियर। उसके बाद क्या आएगा, तो आएगा वॉइस,
टेंस, नरेशन, और इन्हीं सब पर क्या बनता है, तो इन्हीं सब पर तैयार किया जाता है एरर। एरर आता है, इंप्रूवमेंट आता है। इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन पूछेगा, एरर से आएगा, इंप्रूवमेंट से आएगा, फिलर्स से आएगा, फिलर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है? ये हमको पढ़ना है। सारे येलो, लाल पीला हरा नीला, मैंने बोला लाल बॉय, लाल लड़का, अरे लड़का है, उसको तो एडजेक्टिव बना रहा है बस। चलो अब देखो यहां पर क्या हो गया आपका, यहां पर हो गया नॉन ग्रामर, ग्रामर हो गया, वो कैब हो गया। नॉन ग्रामर में आता है PQRS, क्लोज टेस्ट कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन, चलिए तो ये हो गया आपका नॉन ग्रामर। अब देखो कि इसको पढ़ने का तरीका क्या है। अगर मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को उठाता हूं, ये सिलेबस नोट कर लेना, ये सिलेबस आपके नजरों के सामने हमेशा होना चाहिए, अंग्रेजी का पूरा। अब देखो एक बात बताओ, मैं OWS की तरफ लेके चल रहा हूं। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा, यहां क्या पूछेगा, इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप्स, यानी डिस्ट्रक्शन की बात कर रहा है किसका, एक रेशियल ग्रुप्स का, एक ग्रुप्स का। आंसर क्या करोगे, किसे आंसर दोगे। देखो मर्डर ऑफ ए किंग क्या कहते हैं, मर्डर ऑफ ए ब्रदर क्या कहते हैं, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ऑन फादर, इसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन पूछ दे, ब्रिंग अबाउट एन एसे एन पेनलेस डेथ ऑफ समवन सफरिंग फ्रॉम ए इनक्योरेबल डिजीज। इसको आंसर किस हिसाब से करेंगे, क्या इसका आंसर होगा, कैसे होगा। अगर मैं पूछूं इन सब के मीनिंग को, अगर लेके मैं पूछूं कि इन सब का मीनिंग क्या है, रेजिसाइड का मतलब क्या है, मैट्रिसाइड का मतलब क्या है। बिल्कुल बेसिक से। अब देखो रेजिसाइड का मतलब क्या है, मैट्रिसाइड का, पेट्रिसाइड, मेरिटिसाइड, यूक्सोरिसाइड, सरोरिसाइड, जर्मिसाइड, इंसेक्टिसाइड, होमिसाइड, रिटिसाइड, सबका मतलब क्या है, सारी चीजों का ध्यान से समझना। एक वर्ड होता है साइड, अगर साइड जिसके साथ लग गया उसका मतलब होगा हत्या, उसका मतलब होगा किलिंग। साइड मतलब हत्या, साइड का मतलब किलिंग, साइड मतलब हत्या, साइड का मतलब किलिंग, सबका मतलब, यानी साइड लगा, किसी को लिया और साइड में ले जाकर हत्या कर दिया। साइड किलिंग, साइड हत्या, हमेशा साइड का मतलब क्या होगा, किलिंग से, हत्या से। क्लियर है? अब देखो एक ही कुछ समझते हैं। लिखा है मर्डर ऑफ वंस मदर। अब मर्डर ऑफ वंस मदर किया है तो इसका मतलब कि जिसके लास्ट में साइड होगा उसे हम आंसर कर देंगे। देखो यहां पर क्या है, यहां पर साइड लगा हुआ है, आंसर बिना सोचे सी कर दिया, बिना सोचे सी कर दिया, सारे बच्चे के आंसर आने लगे। सबका मतलब क्या है, साइड, जिसमें साइड होगा उसे हत्या से। अब एक एक को समझते हैं। पहला वर्ड क्या है, रेजिसाइड। अब रेजिसाइड का मतलब होता है राजा की हत्या, यानी साइड का मतलब तो हत्या से है ही। साइड का सीधा मतलब है किसी भी वर्ड के साथ अगर साइड लग गया वो किसी ना किसी के हत्या के बारे में बात करेगा, मर्डर के बारे में बात करेगा। तो रेजिसाइड हत्या। अब किसकी हत्या देखते हैं, तो रेजिसाइड। अब साइड मतलब हत्या और रेजी का मतलब होता है राजा, किंग, यानी रेजी साइड, रेजी को याद कर लो, रेजी राजा, यानी रेजी राजा, साइड हत्या। तो दोनों को अगर जोड़ दिया, दोनों को अगर जोड़ दिया तो क्या मीनिंग निकला, राजा की हत्या।
तो रेजिसाइड का मतलब राजा की हत्या। दूसरा है मैट्रीसाइड, यानी साइड का मतलब हत्या और मैट्री का मतलब होता है माता। मैट्री जिसके साथ लगा रहेगा उसे हम माता से ही जोड़ेंगे, यानी मैट्री मतलब माता, साइड मतलब हत्या, दोनों को जोड़ दिया तो मैट्री साइड। याद कैसे करोगे? तो देखो इसमें लगा है MAT, MAT यानी माता, MAT माता अपने आप आएगा, तो मैट्री साइड माता की हत्या। अब एक चीज समझना, यहां पर एक चीज सिखाऊंगा मैं आपको। यहां पर कोई क्वेश्चन पूछा किलिंग और मर्डर से समथिंग, ऑप्शन दे दिया 4, A B C D, 4 ऑप्शन दिया। अब 4 ऑप्शन में क्या लिखा कि पहले वाले में ऑप्शन दिया कुछ की किलिंग और मर्डर समथिंग, समवन और समथिंग। अब क्या है कि यहां पर क्या हुआ कि एक ही ऑप्शन में दिया साइड, तो बिना सोचे इस ऑप्शन को राइट कर देंगे। लेकिन क्या हो कि इसमें भी साइड हो, सब में आ गया साइड, तो एक वाले में अगर ऑप्शन, सिर्फ एक ऑप्शन में अगर साइड लगा रहेगा, इसे कहेंगे लेवल 1, लेवल 1 है ये। लेकिन अगर इसमें भी ऑप्शन है, इसमें भी साइड है, सब में साइड है, लेकिन यहां पर आ गया रेजी, अब पूछा है कि राजा की हत्या, तो रेजी साइड, तो ये हो जाएगा लेवल 2। लेकिन क्या हो कि एक जैसे टिंज हो, एक जैसे टिंज हो, जैसे एक रेजिसाइड का मतलब राजा की हत्या, वैसे ही मिलता जुलता शब्द हो जाए। जैसे देखो यहां पर है मैट्रीसाइड और एक और शब्द होता है उसे कहते हैं मैरिटीसाइड। अब देखो क्या फर्क है, वो था मैट्री और ये है मैरिटी, मैट्री मैरिटी। अब दोनों एक जैसे साउंड दे रहे हैं, तो एक जैसे साउंड देने को फिर हम क्या कहते हैं? तो होमोफोन्स कहते हैं, एक जैसे साउंड। अब इन दोनों में फर्क बताता हूं। यहां पे क्या है? तो यहां पे है मैट्रीसाइड, यानी MAT और आगे जोड़ दो A, तो बन जाएगा MATA माता, और साइड हत्या, माता की हत्या। लेकिन यहां पर जो है मैरिटीसाइड, तो इस मैरिटी का मतलब देखो याद कर लो, साइड मतलब हत्या, और मैरिटी को याद कर लो मारती से, मारती से कि जो पत्नी थी पति को मारती थी दिन भर, जब देखो बिना मतलब का मारती थी, और इतना मारी कि मारते मारते पति का जान ही ले ली ना बेटा ना, यानी मारते मारते जान ले ली। अब मारी कौन? पत्नी, मरा कौन? पति, तो जो मरेगा उसी की हत्या ना। तो मैरिटीसाइड का मतलब पति की हत्या, याद करो मारती से, वो है मैट्री और ये है मारिटी, यानी मारती थी और मारते मारते जान ले ली। पीछे वाला शब्द देख लो पैट्रीसाइड, साइड का मतलब हत्या और पैट्री का मतलब पिता ही होता है। आपने सुना होगा पैट्रियार्कल सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज। हाँ, पैट्रीसाइड यानी पैट्री का मतलब, हाँ मैरिटल भी बिल्कुल आता है, मैरिटल आता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैरिटल। अब एक बात बताओ, पैट्री मतलब यहां देखो पा नहीं बोलते, पा का मतलब होता है पापा, पा यानी पापा, और साइड मतलब हत्या, पिता की हत्या। जैसे आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि भारत की सबसे पहली डायनेस्टी कौन थी? हर्यक वंश, हर्यक वंश, और हर्यक वंश के संस्थापक हुए बिंबिसार, और बिंबिसार को मारा कौन? उनका ही बेटा अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था, अजातशत्रु का लड़का हुआ उदाइन, और उदाइन ने अपने बाप को मारा, अपने बाप यानी किसको? अजातशत्रु को, यानी कि बिंबिसार को मारा अजातशत्रु, अजातशत्रु को मारा उदाइन। तो तीनों जितने इस वंश में आते गए उनकी हत्या उनके ही बेटे के द्वारा हुई, इसीलिए उसे पैट्रीसाइड डायनेस्टी। क्लियर? तो पैट्रीसाइड डायनेस्टी कहते हैं। अब देखो पैट्री यानी पिता की हत्या। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका युगजोरीसाइड। तो युगजोरीसाइड यानी साइड का मतलब हत्या और युगजोरी का मतलब ही होता है पत्नी से संबंधित। जैसे जो नहीं होता है कि देखो यहां पर लिखा है जोरी, तो जोरी से याद कर लो जोरू, नहीं कहता है कि मैं तो जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, तो उसे ही कहते हैं युगजोरी। जैसे एक होता है कि जो दिनों रात अपनी पत्नी में ही लगा रहे, उसी की प्रशंसा किया जाए, उसी के हुक्म का गुलाम हो, उसे कहते हैं युगजोरियस, यानी बीवी का गुलाम, जोरू का गुलाम युगजोरियस कहलाता है। तो यहां देखो जोरी जोरू, जोरी जोरू, और साइड हत्या, तो यानी पत्नी की हत्या। वहां था पति की हत्या,
यानी पति की हत्या क्या था, तो मारती थी तो मैरिटीसाइड, और यहां है पत्नी की हत्या यूक्सोरीसाइड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सोरोरीसाइड। अब साइड मतलब हत्या, और यहां पर देखो सोर, SOR सोर, साइड हत्या। अब शोर को याद कर लो शोर से, कि जब भाई बहन घर पे हो, और हो ना हो ऐसा मुमकिन ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि भाई बहन घर पे और शोर ना हो। तो अगर शोर होगा तो वहां भाई बहन होंगे, तो सोरोरीसाइड शोर रहेगा। अब एस फॉर क्या होगा, ब्रदर। अब भाई बहन में दोनों आ जाएगा, तो बोलोगे सर भाई की हत्या की बहन की हत्या, तो एस फॉर सिस्टर, एस फॉर सिस्टर। तो किसकी हत्या, बहन की हत्या, सोरोरीसाइड बहन की हत्या। अब बताओ कोई कोई वर्ड है, साइड मतलब हत्या, जम्स का मतलब ही होता है कीड़े मकोड़े, जम्स हो गया। तो जम्स नहीं होता है जम्स की छुटकारा, जम्स को मार के भगाए तो नहीं आते हैं, तो जम्स, जर्मी, साइड हत्या, जीवाणु की हत्या। नेक्स्ट देखो, यहां है इंसेक्टिसाइड, साइड मतलब हत्या, इंसेक्ट मतलब कीड़े फतंगे, यानी कीड़े फतिंगे जो होते हैं, यानी कीट की हत्या। किसकी हत्या, कीट की हत्या। हाँ, जर्मीसाइड डेटॉल हो गया, डेटॉल से क्या हो, जर्म्स मारे जाएंगे, लाइफ बॉय जर्म से छुटकारा, तो जर्मीसाइड होते हैं। यहां पर देखो होमिसाइड, साइड का मतलब हत्या और होमी का मतलब होता है मानव। देखो होमी को याद कर लो, होम से, और घर पे कौन रहता है, तो ह्यूमन रहते हैं, मानव रहते हैं, तो मानव की हत्या होमिसाइड। ध्यान देना, दो शब्द होता है, एक होता है जेनोसाइड और एक होता है होमिसाइड। जेनोसाइड का मतलब ही होता है जन हत्या, और इसका होमिसाइड का मतलब मानव हत्या। ध्यान देना, दोनों में अंतर बता रहा हूं, जेनोसाइड और होमिसाइड के अंतर। देखो जेनोसाइड का मतलब होता है कि किसी भी एक ग्रुप को मार देना, किसी एक प्रकार के ग्रुप हो, किसी एक प्रकार के समूह हो। जैसे आपने आर्टिकल 15 के बारे में पढ़ा होगा। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, कास्ट, जेंडर, बर्थ प्लेस, रेस। यानी कि आप किसी के ना जन्म स्थान, ना उसकी जाति, ना उसकी धर्म, ना उसके लिंग, ना उसके कोई रेस के हिसाब से आप उसमें कोई भेद विभेद करेंगे, लेकिन उसी भेद विभेद के हिसाब से किसी को मार दिया गया। जैसे आपने सुना होगा कि अमेरिका में कि काले वर्सेस गोरों का विवाद, कि काले लोग मार देते हैं। हाँ, जैसे पंडितों के साथ कश्मीर में हुआ, यानी पंडितों को सिर्फ मारा गया, सिर्फ हिंदुओं को कहीं मार दिया जाए, कहीं पर किसी मुसलमान को मार दिया जाए, कहीं पर सिर्फ क्रिश्चियन को मार दिया जाए। जैसे आपने हिटलर को सुना होगा, हिटलर किसी और को नहीं मारता था, यहूदियों को पकड़ता था और यहूदियों को बंद करके उन्हीं को मार देता था। तो यहूदियों को जो मारता था उसे कहते हैं। राहुल चौरसिया सर आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 नहीं है बेटा, आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 25 में जो अभी चल रहा है ना, त्योहार वार, उसकी आजादी दी गई है। इसे आप किसी को त्योहार मना सकते हो, किसी भी धर्म, किसी भी पूजा पाठ कर सकते हो, ये सब है। हाँ, यहूदियों को मार दिया, यानी सीधा ये कहना है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर किसी को मार दोगे तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे जेनोसाइड। लेकिन यहां पर अगर होमिसाइड कर दिया, यानी मानव मारे गए, जैसे मान के चलो कि एक हिंदू मार दिया गया, एक मुसलमान मार दिया गया, एक सिख मार दिया गया, एक यहूदी मार दिया गया, एक बुद्धिज्म मार दिया गया, तो अब 6 अलग अलग, तो बोलोगे कि सिर्फ हिंदुओं को मारा गया है, सिर्फ मुसलमानों को मारा गया है, सिर्फ यहूदियों को मारा गया, नहीं। ये क्या बोलेंगे कि वहां पर होमिसाइड हुआ है, लोगों को मारा गया है, उसे ही कहते हैं मानव की हत्या। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है रेटिसाइड, रैट मतलब चूहा, साइड मतलब हत्या, चूहे की हत्या। नेक्स्ट देखो, अब आओ एक एक को देखो, बताता हूं, एक एक को देखता हूं कि यहां पर मारने के लिए जितने शब्द हैं उनका मतलब क्या है। अब एक एक को समझेंगे। अब एक बात बताओ, रेजीसाइड, रेजी राजा, साइड हत्या, किसकी हत्या, राजा की हत्या। एक एक की मीनिंग पता है कि नहीं, रेजी राजा, साइड हत्या, हत्या किसकी, राजा की हत्या। मैंने बोला मैट्रीसाइड, MATA माता, साइड हत्या, माता की हत्या। और यहां है मैरिटीसाइड, मारती थी और इतना मारी कि मारते मारते जान ले ली। पैट्रीसाइड, PA पा कहीं दिख रहे हैं, पा, तो पा मतलब पापा की हत्या। यहां पर देखो इग्जोरीसाइड, जोरू, साइड हत्या, तो जोरू की हत्या यानी पत्नी की हत्या।
सोरोरी साइड, भाई बहन एक जगह पे रहे और शोर ना हो, और एस फॉर सिस्टर यानी सिस्टर की हत्या। यहां पर देखो जर्मी है कि आपसे सारा क्वेश्चन बनता है कि नहीं, लगाओ जरा, देखा जाए कि एक एक क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बफरिंग हो रहा है, चेक करो तो। सही हो गया, सही हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए टेक्निकल ग्लिच आते हैं, सब सही हो गया। अब देखो कि ये लगभग आपके प्रीवियस ईयर जितने एग्जाम हुए हैं एसएससी के, उन सब में पूछा है। अब एक एक को समझते हैं। अब देखो यहां पर मैंने क्या बोला था कि किसी रेस को मार देना। मैंने यहां पर देखो, यहां पर अगर मान के चलो कि आपको नहीं पता, मैंने क्या बोला है, रेशियल ग्रुप्स, ग्रुप है किसका, रेस। मैंने बोला था ना कि बर्थ प्लेस, रेस, कास्ट, जेंडर, उसी के रिलीजियस धर्म को लेके, तो यानी कि रेस की बात कर रहा है। तो अब देखो यहां पर फ्रेटरी छोड़ दो, होमी और जेनो और रेजिसाइड, राजा की हत्या नहीं होगा। जेनोसाइड या होमिसाइड, अगर मानो मारे जाते तो मानो के लिए होमी आता, इसलिए जेनोसाइड होगा। क्लियर। फ्रेटरी साइड, देखो साइड का मतलब हत्या ही होगा, और फ्रेटरी का मतलब होता है भाई। फ्रेटरी भी एक रूट वर्ड है भाई के लिए। क्लियर। नेक्स्ट देखो, मर्डर ऑफ अ किंग। अब किंग का मतलब होता है क्या, राजा। राजा, तो राजा के लिए क्या आएगा, होमिसाइड ना फ्रेट्रीसाइड, बिल्कुल नहीं। रेजी से बनता है राजा, तो रेजिसाइड। सीजीएल का प्रीवियस ईयर है, देखता हूं कि कितना है। नहीं कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में। देखते हैं जरा कैसे बचता है एसएससी। मर्डर ऑफ ए ब्रदर, तो ब्रदर का मतलब भाई। जैसे मान के चलो, अब बोलोगे कि सर आपने तो ये कराया ही नहीं, बिल्कुल मान लिया, चलो नहीं कराया, आओ जरा देखते हैं। अब एक बात बताओ, रेजिसाइड राजा की हत्या होगा, भाई की पूछा है। होमिसाइड मानव की हत्या होगा, नहीं। पैट्रीसाइड पिता की हत्या, पापा, साइड हत्या। अब बच गया क्या, जो बच गया आंसर है फ्रेट्रीसाइड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ऑन फादर। फादर का मतलब होता है पा। तो पा कहां है, अब देखो, अब यहां देखो, यहां पर है। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा उसने क्या क्वेश्चन पूछा। हम सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं, सर कितना क्रांतिकारी तरीके से आंसर दे रहे हैं बच्चे हमारे। बच्चे का एग्जाम बचने दूंगा, देखते चले जाओ। यानी क्या आंसर, अब देखो यहां पैरिसाइड है, पैरिसाइड, यहां पर है फ्रेटरी भाई की हत्या, पैरासाइट है, क्या बच गया, पैट्रीसाइड पापा की हत्या। नेक्स्ट देखो, अब देखो कितना बढ़िया है क्वेश्चन ये। अब चौथा लेवल क्या हो गया, चौथा लेवल कहते हैं ब्रिंग अबाउट एन इजी एंड पेनलेस डेथ फॉर समवन सफरिंग फ्रॉम इनक्यूरेबल डिजीज। अब देखो यहां भी साइड है, यहां भी साइड है। अब ये चौथा लेवल है, यानी एक ऐसी मृत्यु होता है कि जिसमें कोई दर्द ना हो। एक ऐसी मृत्यु, देखो ब्रिंग अबाउट यानी कोई ऐसी चीजें लाना, कोई ऐसी चीजें प्रकट करना। एन इजी एक आसान, एंड और पेन मतलब दर्द, और लेस मतलब बिना, यानी बिना दर्द के मौत दे दे। फॉर के लिए, समवन किसी को, जो क्या कर रहा हो, सफरिंग यानी गुजर रहा हो, फ्रॉम किससे, एन इनक्यूरेबल, क्योर का मतलब उपचार, एबल मतलब योग्य यानी उपचार के योग्य, और इनक्यूरेबल का मतलब कि जो उपचार के योग्य ना हो उसे कहते हैं इनक्यूरेबल डिजीज, उसे कहते हैं यूथनेसिया। यूथनेसिया, मर्सी किलिंग को कहा जाता है यूथनेसिया, लेवल 4 है। इसके बारे में अब इसमें साइड वाला काम ही नहीं करेगा, और ये जितने होगा बताऊंगा मैं। युगजोरी साइड का मतलब पता नहीं है, अब इसी में तो आता है। जैसे देखो युगजोरी साइड, जोरू की हत्या, तो अगर पत्नी की हत्या पूछा तब तो करते। स्यू मतलब होता है स्वयं, स्यूसाइड यानी स्वयं को मार लेना। स्वयं को मार लेने का मतलब क्या है, स्यूसाइड हो गया। नहीं लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यूथनेसिया। नेक्स्ट देखो,
यहां पर है मर्डर ऑफ वंस फादर, लो बार बार पूछ दिया तो पापा कहां है, देखो यहां पर है पैट्रिसाइड और यहां है पैट्रियार्कल, ये पैट्रियार्कल नहीं है, ये सोसाइटी की बात करता है, ये एडवर्ब है तो क्या, या फिर एडजेक्टिव बना दोगे तो यानी यहां पर क्या है पैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड बिल्कुल सही जवाब, हजारों की संख्या में आंसर आ रहा है ए सर। देखो यहां पर अब यहां लगा है मर्डर ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, नए बच्चे का जन्म, नए बच्चे का जो जन्म हो उसी को मार देना तो उसे कहते हैं, देखो अब देखो होमिसाइड मानव की हत्या, रेजिसाइड राजा की हत्या, फ्रैट्रिसाइड भाई की हत्या, इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु, जो नवजात बच्चा है तो क्या कहेंगे इन्फेंटिसाइड। नेक्स्ट देखो यहां पर है द मर्डर ऑफ, यहां पर क्या लिखा है मदर ऑफ पेरेंट और अ नियर रिलेटिव, तो पेरेंट को क्या कहा जाता है पैट्रिसाइड पापा, मैट्रिसाइड माता, होमिसाइड जनहत्या और पैरिसाइड, देखो पैरी पेरेंट्स। अब ये बहुत सारे, अब आपको तो 10 कराए लेकिन उससे सारे बनते चले जाएंगे तो यानी पैरिसाइड बच गया, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो द एक्ट ऑफ किलिंग अ होल ग्रुप एंड पीपल स्पेशली अ होल रेस, तो क्या हो जाएगा जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब एक कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कर देना एक ग्रुप का। यहां देखो अब वही है पेनलेस डेथ का मतलब क्या हो जाएगा यूथनेसिया, इसे कहेंगे यूथनेसिया, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देख लो सारे शब्द आपको याद हैं। चलिए अब ध्यान से एक चीज समझना, अब जितने भी बच्चे हैं इन सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे। हाँ अब देखो कि मैं इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा और आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ वर्ड्स भी दे दूंगा, उसके आप प्रैक्टिस करना, लगातार प्रैक्टिस करना है आपको, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, और आपको वोकैब भी इसी तरीके से पढ़ना है। वोकैब कैसे होगा, किस तरीके से वोकैब को पढ़ना है